नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पल्लवास डायनेस्टी को पढ़ने जा रहे हैं। जो पल्लव शासक है, इसने अपने राजधानी कांचीपुरम को बनाया और दक्षिण भारत में इसने कला और स्थापत्य को एक नई दिशा दिया। दोस्तों, ये लोगों ने मंदिर स्थापत्य और द्रविड़ कला को सबसे उत्कर्ष में पहुंचाया। दोस्तों, पल्लव राजवंश को लेकर के, इसकी उत्पत्ति को लेकर के इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। कई इतिहासकार इसे इंडिजीनियस मानते हैं पल्लव को, और कई इसमें फॉरेन ओरिजिन मानते हैं इतिहासकार। जिसमें से फॉरेन ओरिजिन को लेकर के ये पल्लव को हमेशा पहलव के साथ जोड़ करके देखा जाता है। जिस प्रकार हम लोग पहले पढ़े थे पहलव डायनेस्टी और पार्थियन डायनेस्टी, तो उससे जोड़ करके देखा जाता है कि ये जो ईरान का जो क्षेत्र है, वहाँ से पहलव उत्तर भारत में आए और फिर उत्तर भारत से ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु के क्षेत्र में बस गए, और फिर वही जो पहलव थे वो पार्थियन कहलाए। तो कुछ इतिहासकार इसे ईरान से जोड़ते हैं पहलव डायनेस्टी के साथ उत्तर भारत के, और कुछ इसे इंडिजीनियस द्रविडियन ओरिजिन थ्योरी के हिसाब से जोड़ करके देखते हैं। और कुछ लोग जो है इतिहासकारों के बीच में नागा ओरिजिन थ्योरी को लेकर के ओरिजिन मानते हैं। तो नागा जो थे वो मध्य प्रदेश और सेंट्रल एशिया का जो मध्य प्रदेश और जो यूपी का क्षेत्र है, वहाँ पे नागास डायनेस्टी था। और ये लोग जो थे सर्प की पूजा करते थे, इसलिए इसमें नागाज लगा हुआ। तो कुछ लोग इसे नागा ओरिजिन से भी जोड़ करके देखते हैं कि यही नागाज आकर के कांचीपुरम के क्षेत्र में बस गए, और फिर इसके बाद यहाँ पे ये लोग पल्लव डायनेस्टी का क्या हुआ, उत्कर्ष हुआ। और कुछ इसे नागाज और चोल का मिक्स ग्रुप मानते हैं कुछ इतिहासकार। और नेक्स्ट जो है पांचवा जो है वो सातवाहना डायनेस्टी, और जो सातवाहना डायनेस्टी है उसके फ्यूडिटरीज के रूप में इसे देखा जाता है। और ये सबसे मोस्ट मेजर ये थ्योरी है जो ओरिजिन को लेकर के सातवाहना, यही मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है कि ये सातवाहना के फ्यूडिटरीज के रूप में काम कर रहे थे। और फिर इसके बाद ये जो पल्लव थे ये फिर यहीं पर रहे, और फिर सातवाहना के डिक्लाइन के बाद पल्लव डायनेस्टी का क्या हुआ, उत्कर्ष हुआ। और जिस प्रकार भाषा को लेकर के सातवाहनों का जो भाषा था वो संस्कृत था, जबकि पल्लवों का जो अर्ली जो भाषा है वो प्राकृत है। तो दोनों का मिला जुला रूप है, इसलिए सातवाहना के साथ इसके साथ जोड़कर देखा जाता है। पल्लव पल्लव के उत्पत्ति को लेकर के कई इतिहासकार अलग अलग मानते हैं। इसमें फॉरेन ओरिजिन के मानते हैं वी ए स्मिथ और विलियम लोगन, जबकि सुब्रमण्यम और महालिंगम जो है वो इंडिजीनियस द्रविड़ ओरिजिन को रूप में क्या करते देखते हैं पल्लव को। अब पल्लव को नाग ओरिजिन के थ्रू भी बताया कि नागा ओरिजिन जो था ये मध्य प्रदेश और यूपी का कुछ क्षेत्र में नागाज डायनेस्टी था। तो वो लोग फिर आकर के कांची के क्षेत्र में बस गए, और फिर पल्लव वंश को उत्पत्ति हुआ। तो कुछ लोग चोल और नाग का मिक्स ग्रुप मानते हैं, जिसे नीलकंठ शास्त्री। और सातवाहना का फ्यूडिटरीज के रूप में पल्लव को देखते हैं आरजी भंडारकर और डीसी सरकार। सिंह विष्णु से पहले भी जो है कई शासक हैं, लेकिन वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो सिंह विष्णु है। सिंह विष्णु जो है ये पल्लव डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं, और ये बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाला है, बौद्ध धर्म को। और इसके दरबार में एक कवि रहते थे, फेमस कवि भैरवी। और भैरवी ने पुस्तक लिखा है कीर्तार्जुनिया। और सिंह विष्णु जो है इसने राजधानी कहाँ बनाया, कांची को। आज का जो तमिलनाडु का जो नॉर्दर्न पार्ट्स है, कांची को इसने क्या किया, राजधानी बनाया। और जो ये पल्लव वंश के जो लोग थे, ये लोग अपने सामंत जो है चोल को बनाए। जो चोला रूलर्स, जो अर्ली चोलाज रूलर है, वो लोगों को क्या है अपने सामंत के रूप में नियुक्त किया है। तभी सामंत के अभी जो है पल्लव के जो सामंत है वो चोल लोग हैं। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट जो शासक वो महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ये जो है ये जो शुरुआती दौर में जो है ये जैन का फॉलोअर था, मतलब जैन धर्म को मानता था। लेकिन फिर इसने अपार नामक एक शैव सेंट है जो शिव भगवान का, शिव के जो भक्त हैं अपार, उसने क्या किए
कि महेंद्र वर्मन को जैन से कन्वर्ट करके शैव धर्म को क्या हो गया, फॉलोअर बन गया। तो ये किसके इन्फ्लुएंस में आकर के था, अपार के इन्फ्लुएंस में आकर के। किस प्रकार जो उत्तर भारत में चंद्रगुप्त मौर्य भी क्या था, जैन फॉलोअर बन गया था, और फिर वो कहाँ चले गए, श्रवण बेलगोला में। तो ठीक वैसे ही ये जैन को पहले मानते थे, लेकिन फिर बाद में इसने शैव धर्म को अपना लिया। और एक यहाँ पे युद्ध हुआ था, बताए थे, जो चालुक्य डायनेस्टी था, जो पुलकेशिन II था, तो उसके समय में उसने उत्तर में और दक्षिण में दोनों जगह युद्ध किया। उत्तर में भी जीत गया, और दक्षिण वाले हिस्सा में भी इसने क्या किया कि काची का जो क्षेत्र नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ पे उसमें उसने कब्जा कर लिया, पुलकेशिन II, जिसे हम लोग बैटल ऑफ पुलालुर बोलेंगे। तो पुलालुर जो बैटल है, यहाँ पुलकेशिन II और महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बीच में युद्ध होता है। और नॉर्दर्न पार्ट जो है पल्लव डायनेस्टी का, वो नॉर्दर्न पार्ट को पुलकेशिन II कैप्चर कर लेता है। हालांकि बताया गया है कि महेंद्र वर्मन जो है वो पूरे पल्लव डायनेस्टी को बचा के रखा पुलकेशिन II को, लेकिन ये बात उतना सटीक नहीं है, क्योंकि उसने उत्तर भारत का जो काची वाला जो क्षेत्र है, उसने क्या क्या किया, पुलकेशिन II कब्जा कर लिया उस पर। और यही पुलकेशिन II जो है उत्तर भारत में हर्षवर्धन को हराया, और जबकि दक्षिण भारत में जो पल्लव डायनेस्टी का जो नॉर्दर्न पार्ट है, उस पर कैप्चर कर लिया महेंद्र वर्मन फर्स्ट के समय में। और जो महेंद्र वर्मन जो फर्स्ट है, ये खुद एक बेहतर पेंटर है, म्यूजिशियन है और ऑथर है। जबकि हम लोग उत्तर भारत में भी देखें किस प्रकार समुद्रगुप्त एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देखा गया है, मतलब अच्छा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के फॉर्म में वो भी क्या है, दर्शाया गया है। फिर इसके बाद हर्षवर्धन को देखा गया किस प्रकार वो ग्रेट ऑथर के रूप में, जिसने 3 पुस्तक भी लिखा था, PNR, प्रियदर्शिका, नागानंदर, रत्नावली। तो ठीक वैसा ही जो महेंद्र वर्मन भी है, ये भी एक पेंटर अच्छा है, म्यूजिशियन है और ऑथर है। इसने एक पुस्तक लिखा है, मता विलास प्रहसनम। तो ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ मता विलास प्रहसनम। और इसने क्या कि बहुत सारा टाइटल एज्यूम किया हुआ। सबसे पहला एक फेमस जो टाइटल है, चित्रकारी। चित्रकारी का मतलब होता है कि मंदिर बनाने वाला, मंदिर का स्थापना करने वाला। द बिल्डर ऑफ टेम्पल्स कहा गया, चित्रकारी। फिर इसके बाद चित्रकार पुली। चित्रकार पुली मतलब जो जो बहुत अच्छा जो पेंटर होता है, जो चित्र बनाता है, उसको हम लोग चित्रकार पुली। इसे यहाँ नाम में ही लिखा हुआ चित्र। तो ये बहुत ही अच्छा चित्र बनाता था, पेंटर खुद था। तो ये भी टाइटल किसको मिला है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट को, चेतकारी और चित्रकार पुली। फिर इसके बाद गुण भरा, मतलब गुणों से भरा हुआ है। किस प्रकार देख रहे हैं कि ये पेंटर भी है, फिर म्यूजिशियन भी है, ऑथर भी है, तो इसलिए इसे एक और टाइटल दिया गया है, गुण भरा, मतलब गुणों से भरा हुआ। फिर विचित्र चित्त, फिर इसका मत विलास और सत्य संत। इतने सारे टाइटल एज्यूम किसने किया है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। किस प्रकार उत्तर भारत में भी देखे थे कि कई लोग टाइटल्स को एज्यूम कर रहे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो टाइटल एज्यूम करने वाला जो उत्तर भारत में था, वो चंद्रगुप्त टू जो है कई सारे टाइटल्स को क्या किया, एज्यूम किया। तो ठीक वैसा ही महेंद्र वर्मन भी कई टाइटल्स एज्यूम किया, जिसमें से जो फेमस है 3, चितकारी, चित्रकार पुली और गुण भरा। और इसके काल में जो है रॉक कट टेम्पल बनाया गया, मतलब चट्टानों को काट करके मंदिर बनाया गया, क्योंकि इसे चित्रकार पुली और चित्रकारी भी कहा गया है। तो चित्रकारी में क्या है कि ये बहुत सारे मंदिर बनाया, और उस मंदिर में पेंटिंग्स वगैरह भी हमें क्या किया देखने को मिलता है, मुराल पेंटिंग्स वगैरह। और जो मंदिर बनाने का जो यहाँ पे जो स्टाइल है, इसलिए अलग ही स्टाइल है, इसलिए हम लोग बोलेंगे महेंद्र वर्मन स्टाइल या फिर मंडप स्टाइल। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि किस प्रकार टेम्पल आर्किटेक्चर में जो 3 शैली को पढ़ा था। पहला पढ़ा था नागर शैली, फिर इसके बाद द्रविडियन शैली, और जो थर्ड था वेसर शैली। तो उत्तर भारत में भी जो था, तो मंदिर की जो प्रक्रिया हुआ, ये एक सीक्वेंस में बना है, क्रोनोलॉजी में बना है। पहले बना था वो मात्र मेडिटेशन के रूप में, जिसे देवालय बोला गया, और फिर इस देवालय को वहाँ पे मूर्ति स्थापित कर दिया गया, जिसे शिवालय बोला गया, और फिर शिवालय ही क्या मंदिर का रूप ले लिया। तो ये कई स्टेजेस में बना है। तो ठीक दक्षिण भारत में भी जो द्रविडियन स्टाइल का जो आर्किटेक्चर बना है, तो ये भी एक सीक्वेंस में बना है। तो द्रविडियन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो है, टेम्पल आर्किटेक्चर, ये महेंद्र वर्मन के समय में ये शुरुआती दौर दिखेगा, फिर धीरे धीरे क्रमिक विकास होगा इसका। और फिर चोलों के समय में जब चोल्स इसके बाद रीस्टैब्लिश होगा, तो चोल भी जो मंदिर बनाएगा, तो वो पूरी तरीके से द्रविडियन का क्या है, हमें टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पे जो मंडपा जो स्टाइल बनाया गया, ये यहाँ पे किसी भी प्रकार का डेकोरेशन उसमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये एक तरह का रॉक कट टेम्पल है। तो इसमें जो सबसे फेमस जो बिल्ट टेम्पल बनाया गया वो शिव टेम्पल बनाया गया तिरुवाड़ी में। तमिलनाडु के क्षेत्र में एक तिरुवाड़ी है, तो वहाँ पे एक शिव भगवान का एक मंदिर बनाया गया। फिर इसका पंच पांडव मंदिर जो तमिलनाडु के पल्लव के क्षेत्र में है। और फिर इसका महेंद्र विष्णु टेम्पल, और ये शैव धर्म को भी अपना लिया है। तो एक टेम्पल जो है केव टेम्पल बनाया गया ब्रह्मा विष्णु और शिव का, ब्रह्मा विष्णु और महेश का। तो ये है, इसकी जानकारी हमें जो मंडगपट्टू इंस्क्रिप्शन है वहाँ हमें देखने को मिलता है। मंडगपट्टू एक तमिलनाडु में एक क्षेत्र है, मंडगपट्टू गांव है। तो मंडगपट्टू पट्टू में जो है वहाँ पर एक गुफा है, उस गुफा के अंदर में वहाँ पे एक टेम्पल बनाया गया जिसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव को दिखलाया गया है। और वहीं पर एक इंस्क्रिप्शन है कि किस प्रकार बिल्ट जो ये टेम्पल कराया गया वो महेंद्र वर्मन के काल में। फिर इसके बाद ये म्यूजिक में भी क्या था, एक्सपर्ट था। तो इसकी जानकारी हमें मिलता है कुडू मियाँ मलाई इंस्क्रिप्शन से। तो कुडू मिला मियाँ मलाई इंस्क्रिप्शन से हमें क्या मिलता है, म्यूजिक के बारे में जानकारी मिलता है। ये तो किसके बारे में, तो महेंद्र वर्मन को कहा गया है, क्योंकि ये म्यूजिक में भी क्या है, एक्सपर्टीज है। और फिर एक और टेम्पल है, एक और केव है तमिलनाडु के क्षेत्र में, सितना वशाल रॉक कट। यहाँ पर एक चट्टानों को काट करके बनाया गया मंदिर है जो जैनों के लिए क्या डेडिकेटेड है। तो सितना वसाल रॉक कट केव टेम्पल। और फिर दूसरा जो रॉक कट है वो मंडगपट्टू, और वहीं पर क्या इंस्क्रिप्शन लिखवाया है महेंद्र वर्मन फर्स्ट के समय में। दोस्तों ये पिक्चर रहा मंडगपट्टू केव टेम्पल का। यह पूरी तरीके से क्या है, चट्टान है। और ये जो रॉक कट करके यहाँ पे क्या किया गया, बनाया गया मंदिर। और ये जैन के लिए डेडिकेटेड है मंडगपट्टू। और यहाँ पे त्रिमूर्ति टेम्पल हमें क्या है देखने को मिलता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश को। तो यहाँ पे त्रिमूर्ति टेम्पल है, यहाँ लिखा हुआ त्रिमूर्ति टेम्पल। और ये कहाँ पर है, तो मंडगपट्टू तमिलनाडु के क्षेत्र में एक गांव है मंडगपट्टू, वहीं पे। तो ये एक तरह का रॉक कट टेम्पल है। दोस्तों नेक्स्ट जो है तमिलनाडु के ही क्षेत्र में एक और रॉक कट टेम्पल है, वो सितनावशाल केव टेम्पल है। सितनावशाल केव टेम्पल, ये जो इसे हम लोग अरिवार कोविल भी बोलते हैं। सितनावशाल का दूसरा नाम है अरिवार कोविल। तो यहाँ भी चट्टान काट करके क्या है मंदिर बनाया गया है। और यहाँ भी अंदर, इसके अंदर में क्या है, पेंटिंग्स हमें देखने को मिलता है, मुराल पेंटिंग्स, भित्ति चित्र। और बताए थे कि गुप्तों के समय में फ्रेस्को पेंटिंग की शुरुआत हुआ था। तो यहाँ पर भी फ्रेस्को पेंटिंग देखने को मिलता है। फ्रेस्को पेंटिंग बताए थे वहाँ पे डिटेल से जब पढ़ाए थे पहले गुप्त के समय में, तो वहाँ फ्रेस्को पेंटिंग के बारे में बताए थे। यहाँ पर फ्रेस्को पेंटिंग हमें क्या है टेक्निक देखने को मिलता है। तो ये भी कहाँ, महेंद्र वर्मन फर्स्ट के समय में है। सितनावशाल टेम्पल, ये भी किससे रिलेटेड है, तो ये भी जैन केव्स है। तो महेंद्र वर्मन के समय में जो टेम्पल बना, जो स्टाइल बना, महेंद्र वर्मन स्टाइल या फिर मंडप्पा स्टाइल। नेक्स्ट जो है, जो रूलर हुआ इस महेंद्र वर्मन के जो पुत्र नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो है इसे हम लोग ममल्ला भी कहते हैं, जो ग्रेट रेसलर है, मतलब युद्धा टाइप का है। नरसिंह बताए थे, नाम भी क्या है, नरसिंह मतलब शेर है, पुरुष के रूप में क्या है, शेर के रूप में पुरुष जो है ममल्ला, इसलिए हम लोग ग्रेट रेसलर बोलते हैं। इसने ममल्ला कहा गया, ग्रेट रेसलर कहा गया। तो इसने एक सिटी बसाया ममल्लापुरम। इसके जो पिताजी महेंद्र वर्मन है, किस प्रकार पुलकेशिन से युद्ध हुआ। अब महेंद्र वर्मन जो है उत्तर वाला जो रीजन हुआ पल्लव डायनेस्टी का, उसमें कैप्चर कर लिया। तो ये इसे बदला की भावना था कि, और ऊपर से उसने इंस्क्रिप्शन भी लिखवा दिया महेंद्र वर्मन कि किस प्रकार हम पुलकेशिन टू को हम क्या किए, कांची में घुसने से क्या किए, रोक दिए। तो इस प्रकार का विजय था। लेकिन यह बात नरसिंह वर्मन को ये क्या हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, युद्ध कर दिया पुलकेशिन टू के साथ। और इस युद्ध को हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ मणिमंगलम। और मणिमंगलम जो तमिलनाडु का क्षेत्र, वहाँ पे युद्ध किया और वातापी को कैप्चर कर लिया। और वातापी जो राजधानी था चालुक्य का,
चालुक्य का जो बादामी का जो चालुक्य है उसकी राजधानी वदाबी बादामी या फिर वातापी। तो उसने वातापी पे कैप्चर कर लिया और टाइटल एज्यूम किया नरसिंह वर्मन वातापी कोंड का, मतलब वातापी का विजेता, वातापी कोंड। इसकी जानकारी जो हमें प्राप्त होती है नरसिंह वर्मन की कि इसने किस तरीके से पुलकेशिन टू को हरा दिया, उसके वातापी वाले रीजन को पूरे तरीके से कैप्चर कर लिया, तो इसकी जानकारी हमें कुर्रम कॉपर प्लेट से मिलता है, और जिसमें बताया गया कि किस तरीके से नरसिंह वर्मन की जीत होता है। और नरसिंह वर्मन के समय में ही देखें किस तरीके पुलकेशिन टू और साथ ही साथ हर्ष का भी पीरियड के लगभग क्या है समकालीन है। तो हर्ष के पीरियड के समय में जो उत्तर भारत का जो हर्ष है तो उसी के काल में टी टी चाइना के क्षेत्र से वेन सांग आया था। तो उसने क्या किया कि यहाँ पे विजिट किया हर्ष के काल में। फिर हर्ष से बहुत सारे गिफ्ट और बहुत सारे वहाँ पे राज दरबार में रहने के बाद उसने विजिट किया नरसिंह वर्मन के काल में, पल्लव डायनेस्टी यहाँ पाया। और इसने बताया कि कांची जो है बहुत ही बेहतरीन शहर है, यहाँ पे लगभग 100 बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, कई बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं यहाँ पे। तो उसने कांची के बारे में बहुत अच्छे से क्या है बताया है कि कांची एक बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। और साथ ही साथ बताया कि कांची जो है वो सेंटर ऑफ लर्निंग है, मतलब एजुकेशन सेंटर है, शिक्षा का केंद्र है। तो शिक्षा का केंद्र बताया है किसे, कांची को। और कई घटिका के रूप में भी उसने क्या है वेनसंग बताया। घटिका मतलब बहुत सारे लर्निंग सेंटर, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जिक्र किया जिसे घटिका बोला गया है। तो ये एक तमिल भाषा है घटिका। घटिका का मतलब हो गया सेंटर ऑफ लर्निंग। तो उस समय जो लर्निंग सेंटर ऑफ जो लर्निंग था वो लगभग मंदिर वगैरह या फिर धार्मिक नॉलेज ही लेने के लिए, तो सेंटर ऑफ लर्निंग जिसे हम लोग घटिका बोला गया। और नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय में कि यहाँ पे जो टेम्पल जो मंदिर जो बना, तो इसे हम लोग स्टाइल का राजा के नाम से ही सब जानते हैं। जिस प्रकार महेंद्र वर्मन स्टाइल जिसे हम लोग मंडप स्टाइल बोले, ठीक वैसे ही यहाँ भी नरसिंह वर्मन स्टाइल या फिर ममल्य स्टाइल, क्योंकि इसे ममल्ला भी बोला गया। और इसने एक शहर बसाया ममल्लापुरम। और यहाँ पे जो है जो सबसे फेमस जो इसमें टेम्पल आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डेकोरेशन हमें देखने को मिलेगा और एक ही चट्टान को काट करके या तराश करके बनाया गया है। दैट मीन्स मोनोलिथिक टेम्पल देखने को मिलेगा। उसमें किसी भी प्रकार का ईंटे का इस्तेमाल या फिर अलग अलग सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया। एक ही चट्टान है, उसी चट्टान को काट करके, जैसे मान लेते ये चट्टान है तो इसी चट्टान को हम इधर से काटेंगे, फिर इसमें शेप्स देते जाएंगे तो एक मंदिर बन जाएगा। तो मोनोलिथिक टेम्पल है ये। तो ये एक फेमस है मोनोलिथिक टेम्पल, जिसमें जो रथ टेम्पल जो है महाबलीपुरम में, तो ये हमें देखने को मिला कब, नरसिंह वर्मन के समय में रथ टेम्पल। दोस्तों यही जो है ये मोनोलिथिक टेम्पल है, जो पंच रथ टेम्पल जो महाबलीपुरम में जो देखने को मिला है। तो इसमें 5 रथ टेम्पल है, 5 रथाज है, जिसमें से जो पांचों का अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे है अर्जुना रथ, फिर इसका भीम रथ, धर्मराज रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। जो इसमें सबसे बड़ा जो टेम्पल है वो अर्जुन रथ है, और जो छोटा जो है वो द्रौपदी रथ है। तो ये कहाँ पे है, महाबलीपुरम तमिलनाडु के क्षेत्र में। और दोस्तों नरसिंह वर्मन के काल के समय में ही एक पत्थर पे नक्काशी किया गया, मतलब पेंट बनाई जो खुले स्थान पर जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये पूरी तरीके से क्या कार्व करके बनाया गया है। तो यहाँ पे दिखलाया गया है अर्जुना पेनेंस को दिखाया गया, मतलब अर्जुन की तपस्या, घोर जो तपस्या किए हैं तो वो अर्जुन की तपस्या को यहाँ पे दिखाया गया। और भगवान शिव के बीच में जो है गंगा नदी का अवतरण को भी दिखलाया गया, किस प्रकार ये जो गंगा नदी का जो उत्पत्ति हुआ है तो यहाँ पे दिखलाया गया है। तो ये क्या है, पूरी तरीके से क्या है बारीक नक्काशी किया हुआ पत्थर पे। तो ये भी हमें कहाँ देखने को मिलता है, महाबलीपुरम में। तो ये गंगा का अवतरण और अर्जुन की तपस्या को यहाँ पे क्या है दिखलाया गया है। मतलब कहने का है कि जो, तो किस प्रकार यहाँ पे दिखाया गया कि जो महाभारत के समय में जो एक कैरेक्टर है अर्जुन, तो अर्जुन जो है वो घोर तपस्या कर रहा है, क्योंकि शिव जी को क्या करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, ताकि यहाँ पे गंगा का क्या अवतरण हो सके। तो यहाँ पे हमें ये
क्या दिखलाया जा रहा है। और ये हो गया क्या, गंगा का अवतरण को लेकर के। तो ये भी कहाँ पे है, तमिलनाडु के क्षेत्र में महाबलीपुरम में। नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बाद जो फिर कई राजा हैं, लेकिन उसमें से भी एक जो फेमस है नरसिंह वर्मन के बाद का जो है वो राज सिंह है, या फिर नरसिंह वर्मन सेकेंड। तो इसके दरबार में एक पोएट रहते थे, डांडिन। डांडिन जो है कोर्ट पोएट जो है वो नरसिंह वर्मन टू के काल का है, मतलब राज सिंह के काल का है। और इसने 3 पुस्तक लिखा। फेमस है 10 कुमार चरित, फिर इसके बाद है काव्य दर्शन, फिर अवंती सुंदरी कथा। ये 3 पुस्तक इसका डांडिन का है। तो डांडिन जो है नरसिंह वर्मन टू के काल में है। और इस समय जो मंदिर बना है, जिस तरीके से पहले हम देखें कि द्रविडियन स्टाइल का जो विकास एक क्रोनोलॉजी में हो रहा है, एक सीक्वेंस में हो रहा है, तो महेंद्र वर्मन के काल के समय में मंडपम स्टाइल, और फिर इसका नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय में ममल्या स्टाइल, और फिर नरसिंह वर्मन टू के समय में जो मंदिर यहाँ पे जो बनाया गया ममल्लापुरम में, वो एक शोर टेम्पल है और एक कैलाशनाथ टेम्पल है जो कांची में है। तो इस समय जो है टेम्पल जो है थोड़े भव्य बनाए गए न, पहले की तुलना में। नरसिंह वर्मन टू के काल में जो है अब जो धीरे धीरे अब रूप लेगा, विमान का रूप लेता जाएगा, जो द्रविडियन स्टाइल में हम बताए भी थे कि विमान जो पिरामिडल शेप रहता है। यह जो भव्य मंदिर दिख रहा है यही है कैलाशनाथ टेम्पल जो कांचीपुरम में है। तो आज का जो कांची का क्षेत्र है, जो कांचीपुरम जो क्षेत्र है, ये वही भव्य मंदिर है जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है ये। और नरसिंह वर्मन टू के काल में क्या इसे बनाया गया है। तो इसमें भी बारीक नक्काशी हमें क्या है देखने को मिलेगा, और किस प्रकार अब जो मंदिर है अब थोड़ा भव्यता देखने को मिल रहा है, और विमान के जैसा क्या है देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो फेमस जो रूलर हुआ वो नंदी वर्मन टू हुआ। तो इस नरसिंह वर्मन सेकेंड और नंदी वर्मन टू के बीच में भी कई शासक आए, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं जितने इम्पोर्टेंट नंदी वर्मन टू है। नंदी वर्मन जो है ये इसके काल में भी जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, जो इस स्टाइल को ही नंदी वर्मन स्टाइल बोला गया, राजा के नाम से ही बोला गया। जिस प्रकार महेंद्र वर्मन स्टाइल मतलब मंडपा स्टाइल, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय में ममल्या स्टाइल, और फिर नरसिंह वर्मन टू के समय में नरसिंह वर्मन टू स्टाइल, और फिर नंदी वर्मन टू के समय में तो नंदी वर्मन टू स्टाइल कहा गया। इसके काल में भी क्या है मंदिर बनाया गया। तो इसमें जो फेमस जो मंदिर है वो ये भी कहाँ, कांची में है, वैकुंठ पेरुमल टेम्पल। अब जो मंदिर है वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, ये भी अब क्या भव्य दिखाया गया है। और ये भी किसे डेडिकेटेड है, तो भगवान विष्णु को से डेडिकेटेड है, समर्पित किया गया है। और नंदी वर्मन टू के समय में ही एक तमिल फेमस पोएट जो है कंटेम्पररी है नंदी वर्मन टू के समय में। तो एक फेमस पोएट है जिसने पुस्तक जो है भारत बेनबा, भारत बेनबा, भारत बेनबा नामक क्या है इसने ट्रांसलेट की है। जो महाभारत जो है उसको तमिल भाषा में ट्रांसलेट करने का जो श्रेय है ये पेरुन देवनार को जाता है। जो महाभारत है उसे तमिल भाषा में ट्रांसलेट करने का श्रेय किसे किया है, तो पेरुन देवनार को। और ये किस काल में, तो नंदी वर्मन सेकेंड के काल में। पेरुन देवनार ये फेमस है। पेरुन देवनार किस लिए फेमस है, तो महाभारत को तमिल भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए। फिर इसके बाद जो सबसे अंतिम जो शासक हुआ इस पल्लव डायनेस्टी का, तो वो है अपराजित वर्मन। नाम है अपराजित, मतलब कभी भी क्या हारेगा नहीं। लेकिन ये अपराजित वर्मन जो ये अंतिम शासक है, और ये क्या है हार जाता है किससे, तो आदित्य फर्स्ट से। तो बताए थे कि जो पल्लव डायनेस्टी है इसने अपने सामंत नियुक्त करके रखा है किसे, चोल को। और चोल क्या करेंगे, पल्लव डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन में, जस्टिस सिस्टम में, टेम्पल आर्किटेक्चर में, सब में क्या करेंगे, मदद करेंगे। लेकिन बताए थे कि सामंत में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता था कि धीरे धीरे राजा कमज़ोर हो जाता था, और जब सामंत जब स्ट्रांग हो जाता था तो वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया देता था। तो ठीक वैसा ही जो आदित्य फर्स्ट है इसने अपराजित को क्या किया, हरा दिया और उसको मार दिया। और यहाँ पे फिर से इस पे आप जो इस्टेब्लिश कर देगा, रीस्टेब्लिश्ड हो जाएगा किसका, चोल किंगडम का, चोल अंपायर का फिर से क्या हो जाएगा, रीस्टेब्लिश्ड होगा। जिस प्रकार पहले हम लोग चेर चोल पांच जब संगम एज में पढ़े थे, तो चोल जो थे उतने बड़े स्तर से क्या है इसका एम्पायर फैला नहीं था, बहुत सीमित था। लेकिन अब जो चोल अंपायर फिर से आएगा, ये धीरे धीरे जो चोल डायनेस्टी है ये अंपायर बना देगा।
लगभग उत्तर भारत में। फिर उत्तर भारत में इसने क्या करेगा, अटैक कर देगा, उड़ीसा बंगाल के क्षेत्र तक, गंगा नदी तक पहुंच जाएगा। और फिर इसके बाद जो मलाया पेनिनसुला वहां तक पहुंच जाएगा। और फिर इसके बाद श्रीलंका और मालदीव के क्षेत्र पर भी क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा। तो इसलिए हम लोग अब जो चोल देखेंगे, अर्ली चोल से ये अलग है। ये जो चोल रहेगा, ये चोल अंपायर कहलाएगा। और अब जो चोल रीस्टैब्लिश हो जाएगा वो अब विक्ट्री किसका हो जाएगा, यहाँ पे आदित्य फर्स्ट का। और यहाँ पर एक मूर्ति हमें देखने को मिला, सोम स्कंद मूर्ति। तो यहाँ पे सोम स्कंद जो है, मतलब स्कंद है पार्वती, शिव और पार्वती के जो बड़े बेटा हुए उसे स्कंद बोला गया है। और जो भगवान शिव है, तो भगवान शिव के दो पुत्र हुए, एक एक कार्तिकेय और दूसरा गणेश। तो कार्तिकेय को ही दक्षिण भारत में स्कंद बोला गया है। तो यहाँ पे एक मूर्ति हमें देखने को मिला है। एक तरफ भगवान शिव का है, दूसरी तरफ माता पार्वती का, हर बीच में किसे बैठाया गया है, उनके बड़े बेटे स्कंद को बैठाया गया है। और दक्षिण भारत में कार्तिकेय को किसे स्कंद के रूप में भी देखा जाता है। इनके अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे मुरुगन, फिर इसके बाद सुब्रमण्यन किसको बोला गया है, स्कंद को बोला गया है। तो इस प्रकार हम लोग कह भी सकते हैं कि जो द्रविडियन स्टाइल का जो टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर जो भव्य देखने को मिलता है, इसकी शुरुआत जो है हमें पल्लव डायनेस्टी से क्या देखने को मिलता है। महेंद्र वर्मन जो मंडप स्टाइल, फिर इसका नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय में मामल्य स्टाइल, और फिर इस तरीके से क्रमिक विकास होता है। और नंदी वर्मन टू के समय में क्या है, बैकुंठ पेरुमल मंदिर हमें क्या है देखने को मिलता है, जो भगवान विष्णु को क्या है समर्पित है। तो यह जो मंदिर दिख रहा है, यह बैकुंठ पेरुमल टेम्पल है, जो गॉड विष्णु को क्या है डेडिकेटेड है। और ये भी किस क्षेत्र में, तमिलनाडु के क्षेत्र में। तो दोस्तों पल्लव वंश के बारे में हम कह सकते हैं, तो यह न केवल एक शक्तिशाली राजनीतिक सत्ता था, बल्कि जो ये दक्षिण भारत का जो मंदिर स्थापत्य है या फिर संस्कृति का जो विकास है, यहाँ पर एक मील का पत्थर साबित हुआ। क्योंकि इसके काल में ही जो है महाबलीपुरम से जो हमारा रॉकेट टेम्पल और जो कांचीपुरम में जो आर्किटेक्चर, जो भव्य आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, तो ये पल्लव काल आज भी क्या है उस महान विरासत में क्या है साक्षी है। बड़े बड़े जो कांचीपुरम में जो मंदिर देखने को मिला है, और महाबलीपुरम में जो रॉकेट टेम्पल देखने को मिलता है, तो ये क्या है हमें आज भी देखने को क्या है, मंदिर वगैरह सब है। तो दोस्तों इस प्रकार जो इतिहास में जो पल्लव शासकों का जो योगदान है, उन्हें केवल शासक नहीं बल्कि दक्षिण भारत में सभ्यता के निर्माता के रूप में क्या है ये स्थापित किया। तो दोस्तों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इसके आपको PDF नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।